नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्य अखिलेश कुमार आज आपके लिए अपने टेस्ट सीरीज का 16वां पेपर का पार्ट 2 लेके आया हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और दोस्तों के यहाँ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो मेरा लोगों तक पहुँच सकें। और उसके साथ ही आप सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि इससे इससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आइए आज हम चलते पेपर 16 के पार्ट 2 को हल करते हैं। तो इसमें जो प्रश्न संख्या 6 है, मांसपेशी का कौन सा भाग कायिकी में बैली कहलाता है। तो मांसपेशी में कौन सा कार्य कायिकी में, यानी कायिकी का तात्पर्य होता है हमारा क्रिया विज्ञान, यानी मानव क्रिया विज्ञान जो होता है, जिसके अंदर शरीर में होने वाली गतिविधियों का अंदर अध्ययन करते हैं, उसको हम मानव क्रिया विज्ञान कहते हैं। तो उसमें बैली कहलाता है, यानी मांसपेशी का कौन सा भाग बैली शब्द से कहा जाता है। तो ऑप्शन है इनर्सन, ओरिजिन, क्रॉस सेक्शन, मध्य भाग। तो अगर हम एक मांसपेशी की शरीर में इंसर्शन की बात करें तो उसका मतलब होता है उसका अंतिम भाग। ओरिजिन का बात करें तो ये होता है उसका जहाँ से वो उत्पत्ति होती है, यानी कि शुरुआती भाग। और क्रॉस सेक्शन का तात्पर्य होता है कि जब कई मांसपेशियां एक दूसरे के ऊपर से चढ़ के गुजरती है तो वहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो उसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। और मध्य भाग जो मांसपेशी हमारी होती है उसके मध्य भाग जो होता है उसको हम बैली कहते हैं। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य भाग। जैसा कि हम चित्र में देखते हैं कि ये हमारा गैस्ट्रोनोमियस यानी कफ मसल है, तो इसका सबसे ऊपरी सिरा जो है, तो वहाँ पे लिखा है ओरिजिन ऑफ गैस्ट्रोनोमियस, यानी कि घुटने के ऊपर इस मसल का ओरिजिन है, यानी कि वहाँ से ये मसल शुरू होती है। सिर्फ मसल का भाग ना काउंट करके उसके जो टेंडन होते हैं कहाँ तक है वहाँ तक ये मेजर किया जाता है मसल्स। तो इसका ओरिजिन पार्ट घुटने के ऊपर मिला। और इसी तरह इस मसल्स का यानी गैस्ट्रोनोमियस का जो इंसर्शन पार्ट है, इंसर्शन है यानी कि अंतिम छोर जहाँ पे ख़त्म होती है, वो होता है हमें टकने में, जहाँ पे इंसर्शन ऑफ गैस्ट्रोनोमियस आप देख सकते हैं लिखा है। उसके बाद उसके ऊपर वो टेंडन है, और जब वो जहाँ पे पिंडली नुमा बनता है वहाँ पे इस मसल का मध्य भाग होता है जहाँ पे मांसपेशियाँ सिकुड़ती है और फैलती हैं। तो इस भाग को हम मध्य भाग कहते हैं, यानी कि इसको मांस कायिकी में बैली कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य भाग। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। तो इसमें दे रखा है कि खिलाड़ी सर्वोत्तम सीखता है, यानी कि एक खिलाड़ी है वो किस प्रकार से सबसे बढ़िया तरीका क्या है उसके सीखने का। तो ऑप्शन है मैच से, प्रदर्शन से, करके या अनुसरण करके। यदि हम अनुसरण करके बात करें तो अगर हम उदाहरण तौर पर देखें तो जैसे कि हमें पीटी सिखाया गया था या हम मार्च डेमोस्ट्रेशन करते हैं, तो उसमें एक हमारा लीडर होता है और उसके बाद हमारी संख्या होती है और ये हमारी टीम होती है। तो लीडर क्या करता है, सबसे पहले उस गतिविधि को, एक्टिविटी को करके दिखाता है और फिर डेमोस्ट्रेट करके दिखाता है। उसके बाद वो हमें आदेश देता है कि आप इस काम को करो, यानी कि नकल मार के करना। अनुसरण का मतलब होता है नकल मार के करना, देख के करना। तो उस अवस्था में हम क्या करते हैं, देख के सीखते हैं कि वो कैसे कर रहा है। अगर हम मैच से बात करें कि हम मैच से, तो जब हम मैच में खेलने जाते हैं तो हमें सीखने को मिलता है। जो चारों ऑप्शन है उस हर तरह से सीखने को मिलता है, लेकिन सर्वोत्तम तरीका कौन सा होगा उसको हमें ट्रिक करना है। तो अगर हम मैच से बात करें तो मैच में भी हम जाते हैं खेलने, तो वहाँ पे हम सीखते हैं। और जब हम मैच खेलने जाते हैं वहाँ पे बहुत से कंपोनेंट फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, न्यूरोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, इमोशनल फैक्टर जो भी होते हैं हमारे ऊपर बहुत काम करते हैं और ये हमारे व्यक्तित्व को
व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जिससे हमें सोचने की, समझने की, व्यवहार करने की, भावनाओं को काबू करने की में समस्या आती है। बहुत हम अपने आप को नियंत्रित करना पड़ता है, जिससे हमारे अंदर तनाव पैदा न हो और जिससे हमें सीखने की क्रिया प्रभावित न हो। यानी कि अगर हम ये जो फैक्टर था साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, ईटीसी, तो अगर इससे हम हमारी सोचने, समझने और व्यवहार करने की या अपने जो भावनाएं होती है उसको काबू करने में हमें समस्या आती है, इसके वजह से हम नियंत्रित नहीं कर पाते, तो इससे हमें सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, हम सही से सीख नहीं पाते। तो फिर तब हम बात करेंगे प्रदर्शन की। यानी कि कोई खिलाड़ी का प्रदर्शन अगर बेहतर अच्छा होता जाता है हर मैच में, तो वो सीखता जाता है, अपनी सिखलाई की जो गति होती है उसको बढ़ाता जाता है, ग्राफ को बढ़ाता जाता है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन के तौर पे चलते रहता है। अगर तब हम इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, करके, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। तो इस प्रक्रिया में जो होता है हमारा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, करके सीखना होता है। यानी कि कोई भी गतिविधि हमें करनी है, सीखनी है, तो सबसे पहले हम उसको करेंगे। उसके बाद जब उस काम को हम करते हैं तो उसमें जो हमारी परफॉर्मेंस होती है, उस स्वयं को उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। जो हमारा स्वयं का प्रदर्शन होता है उसको एनालिसिस करते हैं और उससे हम देखते हैं कि हम कितना सीखे। अर्थात लर्निंग बाय डूइंग जो सिद्धांत है, उससे ही हमें अपने प्रदर्शन का स्तर प्राप्त होता है। तो शारीरिक शिक्षा में जो होता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने को एक बेहतर तरीका समझा जाता है, क्योंकि इसमें ही व्यक्ति अपने ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थर्नाई की अगर हम देखें तो उसमें जैसे चूहा बार बार कूदता है, फिर पहले प्रयास में बहुत ज़्यादा समय लगता है, फिर कम समय लगता है, फिर एकदम समय नहीं लगता, तुरंत खोल लेता है। तो ठीक वैसे ही व्यक्ति जब करने लगता है बार बार उस क्रिया को, तो वो उसको एक बेहतर तरीके से सीखता है। यानी कि तो इस प्रश्न का इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी है, करके सीखना। अब प्रश्न संख्या हम 8 पे आते हैं। तो उसमें टिटैनी रोग किसकी कमी के कारण होता है? टिटैनी का बहुत से लोगों ने बताया कि टेटनस के बारे में बता दिया, जो कि गलत है। तो टिटैनी एक अलग रोग है। जैसे कि हम देखते हैं अपने हर व्यक्ति के अंदर कभी अचानक उंगलियों में या पैरों में या जोड़ों पर तनाव सा महसूस होने लगता है और वहाँ की मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगती है, यानी कि उसमें क्रैम्प आने लगता है, सिकुड़न आने लगता है। तो इसको हम टिटैनी रोग कहते हैं। तो ये सामान्यतः हर व्यक्ति को देखने को मिलता है कभी कभार, जैसे हाथ की उंगलियां या पैर की उंगलियों के बीच अचानक तो बहुत टाइट हो जाना या मुड़ जाना, फिर उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार की समस्या को हम जब ये वो तनाव सिकुड़न बार बार होने लगती है, ज़्यादा होने लगती है, तो वो टिटैनी रोग का रूप ले लेती है, उसको हम टिटैनी रोग कहते हैं। तो टिटैनी रोग में क्या होता है ना कि जो हमारा पैराथायराइड ग्रंथि होता है, ग्लैंड जो होता है, के प्रभावित होने से होता है। क्योंकि टिटैनी रोग में मांसपेशियों को जो होता है, जैसे कि हम बात करें तो संकुचन में की क्रिया में देखा जाए तो कैल्शियम आयन ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। पेशियों की जो मायोफाइब्रिल होती है उसके उसको संकुचित और फैलाव करने के लिए। तो जब इनका पाचन यानी कि सही तरीके से नहीं होता और कैल्शियम के पाचन का नियंत्रण जो होता है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड से होती है। तो जब ये हमारा पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है प्रभावित होता है, यानी किसी कारण सही से काम नहीं करता, तो वहाँ पे हमारा कैल्शियम जमने लगता है। और जब वो कैल्शियम जमने लगता है तो जो हमारी ऐच्छिक मांस ये क्रियाएं सिर्फ ऐच्छिक मांसपेशी में होती है टिटैनी रोग। तो ये म, जो हमारी ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं उसमें जकड़ सी आ जाती है, यानी कि सिकुड़ापन सा आने लगता है, जिसको हम क्रैम्प भी कहते हैं। तो जो कैल्शियम श्रावण को पैराथायराइड हार्मोन्स के द्वारा ही नियंत्रित होता है। तो हमने
और वो हार्मोन्स जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो पैरा थार्मोन हार्मोन स्रावित करती है, और जो हमारे शरीर के विभिन्न तरह के खनिज लवण पाचन व परिसंचालन दर को नियंत्रित किया जा करती है। और ये मुख्य रूप से जो होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में मदद करती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है टिटैनी रोग किसकी कमी से होता है, तो वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के कमी के कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में समस्या आने लगती है तो उससे होता है। अगर हम सारी जो हमारा अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये एक हमारा ऊर्जा का मुख्य पोषक तत्व है। शरीर में जो भी काम करते हैं उसके लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसका जो मुख्य स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से हमें एस्कॉर्बिक एसिड नामक रोग हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है। तो अब प्रश्न संख्या हम 9 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 में जो था हमें विकल्प जो दिया गया वो सुमेलित करना है। तो इसमें सूची 1 और सूची 2 है। तो अगर पहले सूची की हम बात करें तो उसमें हमारे जो पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा और सभी, और दूसरी तरफ है उसकी जो मात्रा होती है एनर्जी की हर हर पदार्थ की, तो उसकी दिया गया तो उसको मैच कराना है कि जो ऑप्शन अगर मैच नहीं करता है जो ऑप्शन इसमें मैच करता है वो ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और ऑप्शन बी प्रोटीन की बात करें तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्रोटीन से भी मिलती है। और वसा की बात करें तो वसा से हमें सबसे ज़्यादा 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सबसे मुख्य स्रोत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाता है ऊर्जा के लिए, और इसका पाचन भी सबसे जल्दी होता है। और उसके बाद अगर जब कार्बोहाइड्रेट शरीर में ख़त्म होता है तब हमारा काम ऊर्जा का स्रोत वसा के रूप में, वसा जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होता है बदलता है और फिर उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और प्रोटीन की बात करें तो ये सबसे अंतिम यानी वसा के भी खत्म हो जाने के बाद प्रोटीन जो होता है ऊर्जा के रूप में बदलता है, और जिससे अब यहाँ पे हमारे शरीर में जो होते हैं, क्योंकि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता है प्रोटीन, तो इससे क्या होता है हमारे शरीर को बनाने में प्रोटीन मदद करता है। जैसे कि जो टिश्यू जो या सेल्स जो होते हैं डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं या टूट फूट जाते हैं, तो उनके जगह पर नए टिश्यूज और जो टूट जाते हैं उनको रिपेयर करने में मदद करता है। लेकिन जब हम इसको भी अब ऊर्जा के रूप में अगर हम प्रयोग करने लगे तो फिर हमारे जो टिश्यू डेड हो जाते हैं वो नई टिश्यू बनने में या सेल्स बनने में समय लगने लगता है। और जो टूटे फूटे सेल्स होते हैं वो सही तरीके से रिपेयर नहीं होता और हमारे बॉडी में अनबैलेंस पैदा होने लगती है, जिससे तरह तरह की विकृतियां आ सकती है। तो हमने देखा सभी ऑप्शन इसके तीनों मैच कर रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी सभी होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। अब प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। तो ये स्टेटमेंट और तर्क कारण बताओ वाला प्रश्न होता है। कई लोग इसमें बोलते हैं कि इसको समझने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें होने का कारण है कि इसका हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं और इसको समझ नहीं पाते कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है और तर्क क्या कह रहा है। तो हमें इसमें सबसे पहले समझना पड़ता है कि हमारा स्टेटमेंट जो अभिकथन है वो क्या कह रहा है, और वो अभिकथन सही है या गलत है। अगर सही है तो किस संदर्भ में सही है ये हमको जानना होगा। और जो कारण होता है इसको भी सबसे पहले हमें जज करना होता है कि ये सही है या गलत है। उसके बाद हमको देखना होता है कि ये हमारे अभिकथन पर लागू होता है या नहीं होता है इसमें।
तो अगर हम अभिकथन की बात करें तो संधियों से ज़्यादा उपयोग के कारण बास्केटबॉल के खिलाड़ी में ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी आ जाती है। देखिए यहाँ पे संधि में ज़्यादा उपयोग, बास्केटबॉल खिलाड़ी और ऑस्टियोपोरोसिस, तीन चीज़ों का जिक्र किया है। यानी कि एक गतिविधि का, खेल का और बीमारी का। तो जो संधि का अगर हमें ज़्यादा उपयोग होता है तो बास्केटबॉल जो होता है एक तीव्र गति वाला खेल खेला जाता है। इसमें जो होता है ये पक्के कोर्ट पे बास्केटबॉल को खेला जाता है। तो इसमें क्या होता है, खिलाड़ी बहुत तेज़ी से आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, तो इससे उनके जो मूवमेंट होता है, सबसे अधिक उपयोग जो होता है हमारा घुटना बास्केटबॉल खेल में प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है ना कि धीरे धीरे उसके अंदर जो भी सेरोब्रासफाइनल फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है जोड़ों में, वो कम होने लगता है और इसके बाद जो हड्डियां होती हैं एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं और उससे उसके अंदर क्षरण होने लगता है। तो और उस हड्डियों की क्षरण को ही हम ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी कहते हैं। तो और भी जैसे कैल्शियम की कमी से भी ये बीमारी होने लगती है। तो इसके कारण तब हमने देखा कि संधियों में ज़्यादा उपयोग करने से हमारी जो सेनोब्रासफाइनल फ्लूइड होता है जोड़ों में, वो ख़त्म होता है। जब ये ख़त्म होते लगता है तो हमारे जो बोन होते हैं, बोन के जोड़ होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर रगड़ करने लगते हैं। इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा अभिकथन सही है। और हम तर्क आर की बात करें, कारण की, तो इसमें संधियों से ज़्यादा उपयोग करने से साइनोब्रासफाइनल फ्लूइड कम हो जाता है। मैंने आपको अभिकथन में ही बताया कि अगर हम जिस जोड़ का सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे उस जोड़ की साइनोवियल फ्लूइड यानी कि द्रव खत्म हो जाता है। ये एक तैलीय टाइप का था जिसके ऊपर हमारे बोन्स के सिरे गति करते रहते हैं और बोन्स को एक दूसरे से संपर्क में नहीं आने देते। और जब ये कम होने लगते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के करीब सट जाते हैं और इसके अंदर घिसाव चालू हो जाता है और उस समस्या को हम ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी कहते हैं। इसलिए कारण जो होता है हमारे स्टेटमेंट अभिकथन को स्पष्ट करता है, यानी कि प्रूव करता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा कि अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही है और जो कारण है, तर्क है, वो स्टेटमेंट का अभिकथन का सही स्पष्टीकरण कर रही है। तो हम ऑप्शन बी की बात करेंगे। तो ऑप्शन बी में दे रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो कृपया वीडियोज को लाइक करें और इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर शेयर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि क्योंकि जब भी मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और आपको बताता हूँ कि अगर इस पेपर का जो लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर कोई समस्या आपको रहती है इस पेपर में तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। उसके साथ जो भी चीज़ें समझ में ना आती है उसको भी कमेंट करें और साथ में अपना एक सुझाव हमें दें ताकि हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म बना सके। इसके लिए आपको धन्यवाद।